तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल या क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ टेन्योर होल्डर। उस लेक्चर में हम लोगों ने ये बात की थी कि टेन्योर होल्डर कितने तरह के स्टार्टिंग से थे, यानी कि जब से इंडिपेंडेंस के बाद यूपी ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट आया उसके बाद कितने तरीके के टेन्योर होल्डर थे, और टाइम के साथ फाइनली 4 तरह के टेन्योर होल्डर बचे। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर, यानी कि उन्हीं 4 कैटेगरी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर अंडर सेक्शन 74 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2016 में डिफाइंड है, यानी कि अंडर सेक्शन 74 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2016 इट हैज़ बीन मेंशन्ड अबाउट द क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2016 देयर आर 4 क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर। कौन सी 4 क्लासेस हैं? भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, यानी कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 75, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट अंडर सेक्शन 76, Asami under section 78, and last government leasy which is mentioned under section 147 to 152 of chapter 10 of UP revenue code 2016. सो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। इट इज़ द हाईएस्ट टाइप ऑफ टेन्योर होल्डर। जैसे कि मैंने बताया, भूमिधर क्या होता है? जिसके पास फुल कंट्रोल होता है लैंड का। बट अब भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट जो कि सेक्शन 75 में है, वो कहता है इट इज़ द हाईएस्ट टाइप ऑफ टेन्योर होल्डर, हिज इंटरेस्ट इन लैंड इज ट्रांसफरेबल, परमानेंट एंड हेरिटेबल, यानी कि उसका जो लैंड के ऊपर होता है वो ट्रांसफरेबल पावर रहती है, यानी कि वो लैंड किसी को भी बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। परमानेंट कंट्रोल होता है, यानी कि वो किसी को अपने लैंड के लिए जवाब देने के योग्य नहीं होता है, उसका कंप्लीट परमानेंट कंट्रोल होता है। और हेरिटेबल होता है, यानी कि उसके बाद उसकी जो एंसेस्टर्स हैं वो उस लैंड पे अपनी ओनरशिप क्लेम करते हैं। तो ये होता है जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, ये होता है हाईएस्ट टाइप ऑफ टेन्योर होल्डर। इसके पास पूरी पावर होती है, चाहे तो वो इस पर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करे, चाहे वो इस पर कोई अपना कॉम्प्लेक्स बनवा ले, कमर्शियल एक्टिविटी करे, कोई बिजनेस खोल ले, इस लैंड को वो किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ये हाईएस्ट टाइप होती है टेन्योरशिप की, दैट इज भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। नेक्स्ट इसको फर्दर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006, every person belonging to any of the following classes shall be called भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। सेक्शन 75 बताता है कि कौन कौन से व्यक्ति को भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट समझा जाएगा, यानी कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको अगर आप फुलफिल कर दोगे तो आप भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में काउंट होगे। देखो, पहला बोलता है एवरी पर्सन हु वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, दैट इज यूपी रेवेन्यू कोड 2016। ये बोलता है पहला पार्ट कि कोई भी व्यक्ति जो कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट था, कब था? इस कोड के एग्जिस्टेंस में आने से पहले, यानी कि यूपी रेवेन्यू कोड 2000 कमेंस होने से पहले जो भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट कैटेगरी में था वो ऑटोमेटिकली इस कोड में भी क्या होगा? भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। इस कोड के आने से पहले, यानी कि यूपी रेवेन्यू कोड के कमेंस होने से पहले हम लोगों का कौन सा एक्ट था? उत्तर प्रदेश वो ज़मींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, यूपी ZALR एक्ट था जो पहले हम लोगों का। उसके अंडर अगर कोई भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इस कोड में भी उसके पास वही पावर होगी। सेकेंड बात करता है एवरी पर्सन हु इन एनी अदर मैनर have acquired transferable right of bhumidhar in land by mean of sale, gift or any manner prescribed in this code or under any law for the time being in force। ये बोलता है किसी भी पर्सन ने अगर लैंड के ऊपर एक्वायर किया है ट्रांसफरेबल राइट ऑफ भूमिधर, यानी कि किसी ने किसी ऐसे व्यक्ति से कोई भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट था जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेची, उससे उसने एक्वायर किया उस लैंड को, जिसके साथ ही वो भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट बन गया। अब वो कैसे हो सकता है? सेल के थ्रू, या तो आप किसी व्यक्ति से ऐसा लैंड ले सकते हो, गिफ्ट के तौर पे किसी ने दिया गया। सपोज मैं मेरे पास ऑलरेडी भूमिधर विद
ट्रांसफरेबल राइट वाला लैंड था, अब मैं किसी दूसरे पर्सन को उसको बेचता हूँ कंप्लीट अथॉरिटी के साथ, तो क्या हो जाएगा, वो जो दूसरा पर्सन है उसके पास भी ये सेम पावर आ जाएगी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, क्योंकि मैंने उसको कंप्लीट दिया ना, उसको मैंने एज एन असामी दिया नहीं जिसके ऊपर पार्शियल कंट्रोल है, या मैंने कोई टीनेंट के फॉर्म में तो दिया नहीं, मैंने अगर ये सेम राइट उसको देते हुए अपने राइट को पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो व्यक्ति भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट हो जाएगा। कैसे? बाय मीन्स ऑफ एक्वायर, उसने वो खरीद के, सेल के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू एक्वायर कर दिया, या कोई ऐसा चीज़ जो कि लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि कोई ऐसा लॉ जो कि कहता है कि अगर आप ये कंडीशन फिल करते हो तो आप भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट हो जाओगे, तो वो व्यक्ति के पास भी वो पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट इज द सेकंड मेन टेन्योर होल्डर अंडर द प्रेजेंट यूपी लैंड सिस्टम। इसमें क्या होता है, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट में आपको राइट तो मिला है बट कुछ कंडीशन है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड राइट मिले हैं। देखते हैं क्या क्या है। हिज इंटरेस्ट इन द लैंड, यानी उसका लैंड में क्या क्या इंटरेस्ट, किस तरह की पावर मिली है, परमानेंट नेचर की पावर है, यानी कि उसको जो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, जैसे वर्ड ही अपने आप में कंप्लीट है, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल, यानी कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, उसके अलावा उसके पास सारे राइट है, यानी कि परमानेंट है, हेरिटेबल है, हेरिटेबल मतलब उसके मरने के बाद उसके बच्चों में आ जाएगा, वही राइट चला जाएगा। परमानेंट है यानी कि उसको कोई लीज पे नहीं लिया है, उसने पूरा कंप्लीट खरीदा है, उसका पूरा कंप्लीट ओनरशिप है उसके ऊपर। बट नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि आप इसको किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। According to Section 76 of UP Revenue Code 2016, following classes shall be called as भूमिधर with non-transferable right। सेक्शन 76 बात करता है कि फॉलोइंग पर्सन, यानी कि इस तरीके के लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। देखते हैं क्या है। पहला है एवरी पर्सन हु वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज अ भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, यानी कि जैसे उसमें पहला कंडीशन था कि यूपी रेवेन्यू कोड 2016 के आने से पहले अगर किसी व्यक्ति के पास भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट की पावर थी, तो ऑटोमेटिकली इस कोड के कमेंस होने के साथ ही उसको वो पावर मिल जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली ये आपको मिल जाएगी, कोई आपको स्पेशली कोई एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति इस कोड से पहले इस तरीके की पावर थी उसके पास टेन्योर होल्डर की, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो पहला सिंपली यही बात बोलता है। दूसरा बोलता है एवरी पर्सन हु इज़ एडमिटेड एज अ भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, दैट इज़ यूपी रेवेन्यू कोड 2016 बाय द लैंड मैनेजमेंट कमेटी। लैंड मैनेजमेंट कमेटी को हम लोग बोलते हैं भूमि प्रबंधक समिति, भूमि प्रबंधक समिति। यानी कि दूसरा बी वाला पार्ट ये बोलता है हर वो व्यक्ति जो कि भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट बना, कब बना, इस कोड के आने से पहले या इस कोड के आने के बाद, किसके द्वारा, लैंड मैनेजमेंट कमेटी द्वारा। यानी कि भूमि प्रबंधक कमेटी ने किसी व्यक्ति को अगर ये पावर दे दी कि यू आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, कब दे दी, या तो इस कोड के शुरू होने से पहले या इस कोड के शुरू होने के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट बन जाएगा। यानी कि इसमें सिंपली यही बोलता है कि भूमि प्रबंधक कमेटी यानी लैंड मैनेजमेंट कमेटी गांव में होती है, वो अगर किसी पर्सन को चूज़ करती है, यानी कि वो पर्सन जाता है उस कमेटी के पास और अपना एप्लीकेशन डालता है कि मुझे इस पावर चाहिए भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, और वो पावर अगर उसको वो कमेटी ग्रांट कर देती है, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट बन जाएगा। थर्ड बात करता है एवरी पर्सन हु वॉज अलॉटेड एनी लैंड अंडर यूपी भूधन योजना एक्ट 1952 ऑन और बिफोर और आफ्टर दिस कोड, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश भूधन योजना थी जिसके तहत लैंड अलॉट किया जाता था, गवर्नमेंट लैंड अलॉट करती थी किसी गरीब व्यक्तियों को जनरली। तो इस एक्ट के थ्रू अगर लैंड किसी को अलॉट किया जाता है, गवर्नमेंट किसी को लैंड देती है, तो वो भूमि भूधन, जैसे उत्तर प्रदेश भूधन योजना एक्ट के थ्रू अगर वो लैंड देती है इस एक्ट से पहले या इस एक्ट के बाद, तो वो लैंड को देते ही उस पर्सन के पास कौन सी पावर जाएगी, कौन सा टेन्योर होल्डर वो बनेगा, दैट इज वो बनेगा भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट।
तो ये थर्ड बात करता है। फोर्थ कहता है एवरी पर्सन हु इज़ अलॉटेड एनी लैंड, किसी व्यक्ति को अगर कोई ऐसा लैंड अलॉट किया गया है जो कि यूपी उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट के द्वारा गवर्न होता है, तो वो पर्सन भी भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको किस एक्ट के थ्रू लैंड अलॉट किया गया है, यूपी इम्पोजिशन ऑन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट। ये एक्ट होता था जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन के पास इससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकता। ये एक एक्ट है जिसको लैंड सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग मतलब क्या होती है? छत जनरली सीलिंग होती है, यानी कि एक कैप लगा देना कि आपके पास इससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकता। तो इस एक्ट के थ्रू अगर किसी को लैंड अलॉट किया जाता है तो उस पर्सन का कौन सा उस पर वो होता है टेन्योर होल्डर, वो होता है भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। नाउ दी कम्स डी क्लॉज बात करता है एनी पर्सन हु वॉज अलॉटेड द लैंड ऑन एज असामी, कोई व्यक्ति जिसको लैंड मिला था बट असामी के तौर पे दिया था। असामी कौन होता था? हमने बताया था असामी वो व्यक्ति होता था जो किसी दूसरे के लैंड पे काम करता था, कल्टीवेट करता था, बदले में या तो वो कैश लेता था या तो वो जो फसल उगाता था उसको शेयर करता था। तो अगर किसी पर्सन को लैंड अलॉट किया गया है एज अ असामी के तौर पे उसको लैंड मिला है, दिस लैंड शुड नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 77 ऑफ दिस कोड दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी लैंड। ये बात को ध्यान में रखना है कि उसको लैंड जो अलॉट किया गया है इस एक्ट के थ्रू असामी के तौर पे, वो लैंड कोई ऐसा लैंड नहीं होना चाहिए जो पब्लिक यूटिलिटी, सरकारी लैंड नहीं होना चाहिए। यानी कि गांव में कई ज़मीन होती है जो पब्लिक यूटिलिटी लैंड होता है। पब्लिक यूटिलिटी यानी कि जान जाओ जहाँ पे वेल होते हैं, टैंक्स होते हैं, वेल मतलब कुएं होते हैं जिस पे गांव के सब लोगों का हक होता है। यानी कोई भी ऐसा सरकारी जो कि सब सामान्य जनता के लिए बनाया गया लैंड है, वो लैंड को हम लोग इसमें नहीं कंसीडर कर रहे हैं। उस लैंड को छोड़ के अगर कोई ऐसा लैंड है जो असामी के तौर पे दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, एंड हिज नेम इज़ रिकॉर्डेड इन कॉलम 3 ऑफ एनुअल रजिस्टर। एनुअल रजिस्टर होती है खैतौनी जिसको बोलते हैं, खसरा खैतौनी। ये एक ऐसी रजिस्टर होती है जिसमें गांव के हर व्यक्ति का, या वो असामी है या वो लैंड होल्डर है, उसका रिकॉर्ड होता है, साल का रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है कि आपका इतना लैंड है, उस पर इतना कल्टीवेशन हुआ, ये है वो है। तो अगर उस व्यक्ति का नाम जो कि एज एन असामी जिसको लैंड अलॉट किया गया है, उसका अगर उस खैतौनी के ऊपर नाम होता है, लिखा होता है, उसमें मेंशन होता है रिकॉर्ड में, कब मेंशन होता है? इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। इस कोड के कमेंस होने से पहले अगर उस व्यक्ति का नाम इस पे रिकॉर्ड में होता है खैतौनी में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? उसके पास पावर आ जाएगी भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद फर्दर ये कहता है, ये प्रोवाइड करता है एवरी पर्सन हु वॉज अ भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, हर वो व्यक्ति जो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट था इस कोड के कमेंस होने से पहले, वो या और हैड बीन सच भूमिधर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर शैल बिकम भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली पावर अगर किसी व्यक्ति के पास थी इस कोड के आने से पहले, यानी यूपी रेवेन्यू कोड 2016 के कमेंस होने से पहले उसके पास किसी व्यक्ति के पास भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट की पावर थी, और इस कोड के आने के बाद से 5 साल तक उसके पास ये पावर थी, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये पावर कन्वर्ट हो जाएगी भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट में। यानी कि 5 साल तक अगर इस कोड के आने से पहले किसी के पास पावर थी, तो इस कोड के आने के 5 साल बाद वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट हो जाएगी, यानी हाईएस्ट टाइप ऑफ टेन्योर होल्डर। तो ये बात करता है। फर्दर प्रोवाइजो कहता है इफ़ एनी पर्सन ट्रांसफर लैंड बाय सेल, गिफ्ट और विल, कोई पर्सन लैंड ट्रांसफ़र करता है बाय द वे ऑफ सेल, गिफ्ट और विल आफ्टर बिकमिंग भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर लीज ऑफ एनी लैंड वेस्टेड इन ग्राम पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट और सरप्लस लैंड अंडर यूपी इम्पोजिशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। ये बात करता ये है कि किसी व्यक्ति ने अगर भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट पावर थी जिसके पास लैंड की, उसने वो लैंड अपना सेल कर दिया गिफ्ट के थ्रू, तो अब वो नहीं एलिजिबल है उस लैंड को लीज पे लेने के लिए वेस्टेड इन ग्राम पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट और सरप्लस। यानी कि ग्राम पंचायत स्टेट गवर्नमेंट के पास जो लैंड उसने मान लीजिए कि ट्रांसफ़र कर दिया किसी को बाय वे ऑफ सेल, तो वो उस लैंड को बाद में बाय वे ऑफ लीज पे वो नहीं ले सकता इस लैंड को।
अब बात करते हैं असामी। असामी सेक्शन 78 बात करता है, ये बहुत लोएस्ट कैटेगरी ऑफ लैंड होल्डर है। इसमें क्या है, हेरिटेबल तो है असामी, मतलब कि एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे काम कर रहा है तो उसका बेटा भी उसके मरने के बाद कर सकता है। हेरिटेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यानी कि वो सबलेट नहीं कर सकता कि अपना वो एज अ रेंट पे टीनेंट होके काम कर रहा है तो वो बाद में दूसरे को भी दे सकता है। नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन परमानेंट, ये टेम्परेरी नेचर का होता है, जब भी चाहेगा ज़मीन का मालिक वो हटा सकता है। तो इन प्रायर असामी वेयर नॉन ऑक्यूपेंसी टीनेंट, यानी कि जिनकी कंप्लीट टीनेंसी नहीं थी उनको असामी पहले बोलते थे। व्हेन भूमिदर लेट हिज होल्डिंग अंडर यूपी रेवेन्यू कोड द लीजी इज कॉल्ड एन असामी। सिंपली वही बात कहता है कि अगर कोई भूमिदर यानी कि कोई लैंड ओनर अपनी लैंड को लीज पे देता था किसी को कि तुम इस पे काम करो, अपना खेती करो, हम बदले में शेयर में या तो क्रॉप ले लेंगे या पैसा तुमको दे देंगे, तो वो व्यक्ति असामी कहलाता था। ठीक है, हिज स्टेटस इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ सब टीनेंट और इश्किमी कश्तकार। इश्किमी कश्तकार वर्ड है उर्दू का, जिसके तहत इसको असामी को हम लोग बोलते थे। अब फर्दर देखते हैं, यूपी रेवेन्यू कोड 2016 प्रोवाइड्स 4 क्लासेस ऑफ पर्सन एज असामी। 4 तरह के लोगों को असामी की कैटेगरी में डाला गया है इस कोड के तहत। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 76 1 DD ऑफ दिस कोड, सेक्शन 76 क्लॉज 1 के सब क्लॉज DD के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन हु वॉज एन असामी इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, यानी कि हर वो व्यक्ति जो असामी है इस कोड के कमेंस होने से पहले वो ऑटोमेटिकली असामी ही आ जाएगा, बन जाएगा। सेकेंड बोलता है एवरी पर्सन हु इज़ एडमिटेड एज एन असामी बाय लैंड मैनेजमेंट कमेटी दैट इज़ भूमि प्रबंधक समिति ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, यानी कि भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा किसी को अगर असामी बनाया जाता है लैंड के ऊपर कि आपको असामी के तौर पे लैंड दिया जा रहा है इस कोड के शुरू होने से पहले या इस कोड के शुरू होने के बाद, तो वो व्यक्ति भी असामी की कैटेगरी में आएगा। थर्ड बात करता है एवरी पर्सन हु इज़ एडमिटेड बाय भूमिधर एज अ लीजी ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, यानी कि भूमिधर के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर लीज पे दिया जाता है कि आओ तुम इस पे काम करो, तो वो भी इस कोड के शुरू या इस कोड के शुरू होने के बाद, शुरू होने के पहले या शुरू होने के बाद, तो भी वो व्यक्ति असामी की कैटेगरी में आएगा। लास्ट बोलता है एवरी पर्सन हु इन एनी मैनर एक्वायर द राइट ऑफ एन असामी अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ, यानी कि इस कोड के अंदर जो दी हुई मेंशन बातें हैं उसके तहत अगर कोई व्यक्ति असामी की पावर को एक्वायर करता है, यानी असामी की जो टेन्योरशिप है उसको एक्वायर करता है, या कोई अदर लॉ में मेंशन है उसके थ्रू अगर कोई प्रोसीजर के थ्रू वो असामी की कैटेगरी एक्वायर करता है, तो वो व्यक्ति भी असामी की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी उसका भी टेन्योर होल्डर कौन सा होगा, असामी। एक्सप्लेनेशन कहता है इफ़ अ भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट बीइंग अ माइनर लूनेटिक और इडियट हैज़ नॉट यूज्ड हिज होल्डिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर 2 कंसेक्यूटिव फसली ईयर। फसली ईयर हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने डेफिनेशन पार्ट में, जिसको हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर के तौर पे भी समझते हैं, फसली ईयर। The land management committee can let such holding to any person and such leasee will be called Asami. He acquire right of an Asami in any other man. एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट था जो कि माइनर था, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा माइनर बच्चा था, मतलब अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स था, जिसके पास भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट की पावर थी, और वो क्या था, माइनर के साथ या तो लूनेटिक था या इडियट था, और उसने उस लैंड को 2 साल तक कंटिन्यूअस यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा, भूमि प्रबंधक कमेटी यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी उस लैंड को, उसके लैंड को किसी को भी पर्सन को एज अ असामी के तौर पे दे सकती है, यानी कि एज अ असामी के तौर पे जिस पर्सन को भी देगी वो लैंड कि तुम इस पे काम करो, यूटिलाइज करो, वो पर्सन ऑटोमेटिकली असामी हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट बात करते हैं, लास्ट कैटेगरी है गवर्नमेंट लीजी की। इट मीन्स द पर्सन टू होम लैंड हैज़ बीन लेट आउट बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को लैंड दिया है कॉन्ट्ररी टू द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कोड, इस कोड के अगेंस्ट में जाके, मतलब इस कोड में जो बात है उसके थ्रू तो हो सकता है, या तो कोई गवर्नमेंट पर्सनली नोट पे किसी गरीब व्यक्ति को अगर कोई लैंड दे देती है तो वो
व्यक्ति किस चीज़ के लिए एक्वायर है, शैल बी इंटाइटल टू हैव पोजेशन ऑफ द लैंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीजी। यानी गवर्नमेंट द्वारा टर्म्स एंड कंडीशन, गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें लैंड तो दे रहे हैं बट तुम यही पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही यूज़ करोगे, कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करोगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन लीजी सेट कर सकती है, गवर्नमेंट सेट कर सकती है। इस कोड के उस अकॉर्डिंग चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लीजी के अकॉर्डिंग चलना होगा, यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। हैंस सच पर्सन कैन नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम द लैंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड लॉ ऑफ कोड एक्सेप्ट टू दिस दैट लीजी डज नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ लीज। यानी कि लास्ट पार्ट ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को इजेक्ट, यानी कि इस लैंड पर से एक बार अगर गवर्नमेंट ने पावर दे दी तो निकाल नहीं सकते, इस कोड के तहत नहीं निकाल सकते। कब निकाल सकते हैं? अगर गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि उस गवर्नमेंट ने लीज पे देते वक्त टर्म्स कंडीशन सेट किया था, अगर वो व्यक्ति उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, उस समय बस उसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसको कोई भी नहीं निकाल सकता इस उस लैंड के ऊपर से जिसको उसको लीज पे मिला है। So that's all for now. If you have any query, please do let me know in the comment box. Or thank you.